वन ब्यूटीन। तो वन ब्यूटीन का तुम्हारा फॉर्मूला ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे है CH2 CH3, इसको बोलते हैं वन ब्यूटीन। और एक है ट्रांस, ट्रांस लिखा है 2 ब्यूटीन, तो CH CH3 इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप, ये ऐसे लिखा है CH3H, और ये सिस है। और एक ट्रांस का मतलब CH3 अपोजिट होगा, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होता है, जी सर। ट्रांस होता है। ये ऐसा हो गया, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। अब आप ही बताओ, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन आपको पता है कि जो ट्रांस फॉर्म है उसमें CH3 जो है, ये CH3 एक दूसरे का अपोजिट है। तो ट्रांस जब दोनों CH3 अपोजिट है, जैसे ये CH3 ऐसे है, ये CH3 ऐसे है, तो रिपल्शन क्या है, मिनिमम है ना। दोनों बड़े बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्शन क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम रिपल्शन के कारण ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होगी, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ओके, यस सर। ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा होगा, तो ट्रांस सबसे ज्यादा। पहले ट्रांस को रख लो, फिर सिस को रख लो, और फिर वन ब्यूटीन को रख लो, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ट्रांस ग्रेटर देन सिस ग्रेटर देन वन ब्यूटीन, ट्रांस ग्रेटर देन सिस ग्रेटर देन वन ब्यूटीन। ओके, यस सर, यस सर। यहाँ पे 8वें का आंसर यही हो जाएगा आपका। और अब एक्सरसाइज 2 में सर। एक्सरसाइज 2 में कौन सा सर है? एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अच्छा, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सर ये डी में पहले 10th वाला थोड़ा सा और समझा दीजिए। डी में 10 नंबर, यस सर। डी में 10 नंबर में कह रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि एल्कीन की स्टेबिलिटी पहले देख लेना, रेजोनेंस तो नहीं है, रेजोनेंस के बेसिस पे करना। जैसे अब यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हारा लिखा है ये एक ऐसा दिया हुआ है, 2 पाई बॉन्ड दिया हुआ है, 2 पाई बॉन्ड का मतलब ऐसे दिया है, और यहाँ पे ऐसे CH3 लगा हुआ है। दूसरा दिया है आपका ऐसा, दूसरा जो गिवन है ऐसा गिवन है, ये सेकंड है। अब ये वाला तुम्हारा थर्ड है, ये क्या है, थर्ड है, ये आपका थर्ड है, और ये फोर्थ है, ये फोर्थ है। ओके, यस सर। ये फोर्थ है। अब तुमको देखना है कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे है, पहले रेजोनेंस देख लो। तो रेजोनेंस आप देखोगे तो रेजोनेंस यहाँ पे है, एक रेजोनेंस यहाँ पे है, और एक रेजोनेंस यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, नो रेजोनेंस। और इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, नहीं। नो रेजोनेंस। देखो यहाँ पे 2 जगह पे रेजोनेंस है और 2 जगह पे रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 और है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 4 और 6 यस 10 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसमें आप देखोगे ना तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो रेजोनेंस विथ मोर अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस विथ मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, और नो रेजोनेंस विथ मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी। इसके बेसिस स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा, वो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होना है वो किसका सबसे ज्यादा होगा, सी का ज्यादा स्टेबल होगा, यस फिर सर। डी होगा। और उसके बाद तुम ए और बी में देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे देखो, इसको अल्फा कहेंगे, इसको अल्फा कहेंगे, तो टोटल यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। और इसमें इसको अगर अल्फा कहेंगे, इसको अल्फा कहेंगे, और इसको अल्फा कहेंगे, तो टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा। टोटल कितना होगा, 3 और 4 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो बी की स्टेबिलिटी फिर ए से ज्यादा होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उल्टा चलता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे चलता है, उल्टा चलता है ना। यस तो सर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी, और उसके बाद आएगा सी। आंसर होगा ए बी डी सी। ओके, आंसर क्या होगा, ए बी डी सी। मतलब अब यहाँ पे ए का मतलब हो गया 1 से, और बी का मतलब हो गया 2 से, तो 1 2 1 2 4 3 होगा। 1 2 4 3 कहीं ऑप्शन में दिया होगा, वो दिया है आंसर सेकंड, सेकंड आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से करिएगा, ये लॉजिक लगा के, हम लॉजिक बताए भी थे, ये लॉजिक बताया हुआ था। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर टॉपिक कौन सा बता रहे थे आप? सर 3 और 4। एक्सरसाइज 2 में 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, which is correct order of plus I ना, which is correct order of plus I, यस ये पूछ रहा है ना आपसे। यस सर। तो इसमें लिखा है, पहला वाला जो लिखा है
थर्ड नंबर देखिए, पहला वाले में कुछ टेबल में नहीं भी होगा तो कॉमन सेंस लगाइएगा, हमने बोला था। जैसे आप देखो यहाँ लिखा है NH माइनस, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे लिखा है NH माइनस और फिर कार्बन माइनस फिर ऑक्सीजन माइनस। मुझे बताइए कौन जल्दी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन माइनस, नाइट्रोजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस? कल हम बताए थे आपको। कार्बन माइनस सबसे पहले करेगा। यस, क्योंकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट जल्दी करता है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो लेस स्टेबल होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करता है। तो कार्बन माइनस जल्दी डोनेट करेगा, तो उसके बेसिस पे तो पहला वाला गलत हो गया, उसके बेसिस पे पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला फिर गलत हो गया। कार्बन माइनस अगर ज्यादा होगा तो फिर दूसरा वाला भी गलत हो गया, और तीसरा वाले में कार्बन माइनस ज्यादा दिया है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और लास्ट में COO माइनस होगा। और ये टेबल में है अपने पास, ऑक्सीजन माइनस और COO माइनस वाला टेबल में है, नाइट्रोजन माइनस वाला भी है, यस तीनों सर, टेबल में है। सिर्फ H2 माइनस वाला ही नहीं था। CH2 माइनस वाले में तो सोचना ही नहीं है ना, कार्बन माइनस, क्योंकि हमने बोला था कल की क्लास में, हमने बोला था कि जैसे आप कार्बन, नाइट्रोजन माइनस है और ऑक्सीजन माइनस है, तो जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो आपने खुद बोला था कि नाइट्रोजन माइनस करेगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, इसलिए डोनेट करने की कैपेसिटी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है उसमें ज्यादा होता है। ओके, तो उसके बेसिस पे थर्ड का आंसर जो होगा वो आप थर्ड ही देंगे। थर्ड का आंसर कौन सा आएगा? थर्ड ही आएगा। ओके, CH2 माइनस का एक ही ऑप्शन में ज्यादा है भी, CH2 माइनस का एक ही ऑप्शन में ज्यादा है भी, सो उसके बेसिस पे थर्ड का सीधे सीधे आंसर 3 आ जाएगा, एक ही ऑर्डर से आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ आपने पूछा है, फोर्थ में आप देखिएगा पहला ऑप्शन दिया है, फोर्थ का पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो फोर्थ का पहला ऑप्शन दिया है टर्सरी ब्यूटाइल, और एक दिया है CH3 नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल देखो यहाँ पे लिखा है CH3 CH3, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा अभी आपको। और यहाँ लिखा है CH3 CH3 और CH2, ये CH ऐसे लिखा है। अब बताइए दोनों में जल्दी कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, किसका प्लस आई ज्यादा होना चाहिए? जिस कार्बन पे पैसा ज्यादा होगा, जिस कार्बन पे पैसा ज्यादा होगा वही तो डोनेट करेगा। इसमें 3 मिथाइल के साथ इसको पैसा मिल रहा है, और जबकि इसमें एक पूरे बड़े ग्रुप के कारण इसमें पैसा मिल रहा है, तो ज्यादा पैसा कहाँ मिलेगा? ज्यादा पैसा अगर हम बात करें तो इस वाले में ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा। अगर कोई सिस्टम जुड़ा है तो किससे जुड़ा है? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। तो इसमें और इसमें इसमें ये डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, देख रहे हो, ये टर्सरी वाला कार्बन जुड़ा है। इसमें टर्सरी वाला कार्बन जुड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, इसके बेसिस पे प्लस आई जो होगा इसका ज्यादा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल का ज्यादा होगा नियोपेंटाइल से। टर्सरी ब्यूटाइल इज मोर देन नियोपेंटाइल, तो ये ऑर्डर पहला वाला गलत दिया है। इसके बाद सेकंड वाला तुम्हें पता है, तुमने कल खुद बोला था मुझसे NR3 प्लस और NHR2 प्लस में ज्यादा कौन होगा, तो आपने खुद समझा था इसको। NR3 प्लस का ज्यादा होगा, फिर NHR2 प्लस का होगा, NR3 प्लस ग्रेटर देन NHR2 प्लस, NR3 प्लस ग्रेटर होगा NHR2 प्लस, ये आपने कहा था खुद ही, ये तो इसमें कोई सोचना ही नहीं है। और यस, ये वाला सही है। हाँ, तो अब इसमें आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर माइनस आई तो ज्यादा सर NR3 प्लस का होगा। किसमें? माइनस में NR3 प्लस का होगा, तो हम भी तो NR3 प्लस का लिख रहे हैं, तो ये ऑर्डर गलत हो गया ना Yes, फिर, ये ऑर्डर गलत है ना। सेकंड वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH और बेंजीन लिखा है, किसका ज्यादा होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH ये टेबल में नहीं है, लेकिन तभी आप कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो ना। CH2 डबल बॉन्ड CH और बेंजीन में बेंजीन का ज्यादा होगा। CH2 डबल, ये आपका ऑर्डर में याद भी कर लो, पीएच से ज्यादा होता है CH, और पीएच ज्यादा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही है। तो पीएच में क्योंकि डिलोकलाइजेशन ज्यादा रहता है, इसी कारण उसका जो एस करेक्टर होता है वो ज्यादा रहता है, और एस करेक्टर ज्यादा होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण पीएच का माइनस आई जो होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH से ज्यादा होता है। ये वाला ऑर्डर आप एक बार लिख लीजिए, ये ऑर्डर लिख लीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH पीएच से ज्यादा होगा। और चौथा सेंस क्या है? चौथे वाले का कह रहा है सर ये पीएच का सर आप रीजन क्या बताए हैं? तो जो कार्बन होता है ना उसमें लोन पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता है, उसके कारण Yes, उसमें sir. अट्रैक्शन ज्यादा होता है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाता है, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। परसेंटेज एस करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो Yes, यहाँ sir. देखो दूसरे वाला में लास्ट वाला ऑप्शन देखो, C डबल बॉन्ड NH NH2 लिखा है, और यहाँ लिखा है C डबल बॉन्ड O NH2। मुझे आप ही लोग बताओ इसमें किसका माइनस आई ज्यादा होगा? जिसमें कार्बन पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा। ओके,
तो देखो नाइट्रोजन, देखो NH2 कॉमन है तो इसका तो कोई इफेक्ट दिखाएगा नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है और वहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा आएगा, आएगा नहीं आएगा? ऑक्सीजन ज्यादा Yes, sir. इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ ऑक्सीजन खींच रहा है, ज्यादा कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। Oxygen. और अगर सही ऑक्सीजन बात। खींचेगा तो डेल्टा प्लस चार्ज इस पे क्या आएगा, ज्यादा आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज और यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज, ये डेल्टा प्लस अगर 1 है, ये डेल्टा प्लस 2 है, तो सीधी सी बात है डेल्टा प्लस 1 मोर देन होगा डेल्टा प्लस 2, और अगर ये ज्यादा करीब है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो माइनस आई का ऑर्डर उसमें जाएगा, तो आंसर फोर्थ सही है, आंसर फोर्थ सही है इसमें, माइनस आई का ऑर्डर इसमें जाएगा, C डबल बॉन्ड NH और C डबल बॉन्ड O NH2, तो माइनस आई का ऑर्डर ये जाएगा। हाँ बोलो। जैसे ये थर्ड ऑप्शन में से CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5 लिया है, तो कभी भी एलिफैटिक और एरोमेटिक जैसे अगर बोले सर, तो मतलब एलिफैटिक मतलब ज्यादा होता है। एरोमेटिक वाला ज्यादा आप बोल सकते हो, जिसे आप यहाँ पे टेबल को यहाँ पे याद करते हो, टेबल में लिख लेना पीएच, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, ये टेबल में आप फिट कर दीजिए इसको, पीएच उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे पीएच वाले में इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा टेंडेंसी होगा, तो डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है ना, जी जी। तो आप टेबल में इसको याद कर सकते हो, पीएच का ज्यादा होता है Sir, डबल बॉन्ड CH से। हाँ बोलो। sir ये बॉन्ड लेंथ का भी आप पढ़ाएंगे ना? हाँ बॉन्ड लेंथ पढ़ाएंगे भी। हाँ सर, इसलिए सर आखिरी के सर 19 से लेके 22 के क्वेश्चंस तक सर बॉन्ड लेंथ कही था, इसलिए छोड़ दिए सर थे इसे। सर जी, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, बताओ। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। फिफ्थ में कह रहा है, और देखो यहाँ पे कह रहा है which of the following statement is not true about the resonance contributing structure to the resonance hybrid, contributing structure contribute to the resonance hybrid in proportion of their energies। ये तो गलत नहीं कह रहा है, ये तो सही कह रहा है ना, हमने बोला था कि जो हाइब्रिड में होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन, वो उसके स्टेबिलिटी के बेसिस पे होता है, जो ज्यादा एकदम stable है, एकदम सही सर। तो एनर्जीज का वहां पे कंसेप्ट आ ही गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये भी सही है, ये भी सही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन द रेजोनेटिंग, ये भी बोला था मैंने। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ये भी सही है। नो रियल एग्जिस्ट, ये भी सही है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिड, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिड, ये भी सही है। बट यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में, कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी, ये भी सही है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी सही है। सेकंड और थर्ड तो सही है सर एकदम। हाँ फर्स्ट भी सही है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जीज, ये भी गलत नहीं है। गलत बोल रहे हैं ये लोग, फर्स्ट ही है, मतलब आंसर जो दिए हैं फर्स्ट दिए हैं। इसमें गलत तो नहीं है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी, तो ये बात तो सही है ना। अपने ज्यादा एनर्जी है, तो अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी के ही प्रोपोर्शन में वो देते हैं, तो ये गलत तो नहीं कर रहा है। कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी, गलत स्टेटमेंट नहीं है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल स्टेटमेंट ही सही है यहाँ पे, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में जब हम उसको लाते हैं, तो जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और जिसकी कम स्टेबिलिटी होती कम कंट्रीब्यूट करता है। तो सर stability को जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं सर, सबकी एनर्जी वेरी करती है ना? हाँ कैनोनिकल, जो भी कहाँ कैनोनिकल फॉर्म होता है उसकी एनर्जी वेरी करेगा ही करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी वेरी करेगा। कुछ कंपाउंड ऐसे हो सकता है जिसकी स्टेबिलिटी सेम हो सकती है, तो एनर्जीज का तो वेरिएशन आ ही रहा है ना, अगर स्टेबिलिटी का वेरिएशन है तो एनर्जीज का वेरिएशन है सर। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे गलती होने की संभावना, जो प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बोल रहा है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो सकता है कि एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिया होगा, तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा कि मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब शायद यहाँ पे डायरेक्टली लिखा होगा, तो इसके बेसिस पे गलत होगा। सर हाँ बोलो। इसमें ये भी तो देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखे हैं, इसमें ये तो बोला नहीं गया है कि मतलब वो मैक्सिमम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि मिनिमम कर रहा है। नहीं जब तो मैक्सिमम, वही बात है ना कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट कहाँ से आता है,
उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे आता है ना, जो ज्यादा हाँ। स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जो जी लेस सर जी। स्टेबल उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो हाँ। वो ये तो समझदारी वाली बात है। अगर मेरे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 4 है तो चारों में जो ज्यादा स्टेबल है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा होगा। अगर वो कम एनर्जी भी stable है, ज्यादा होगी। हाँ, तो यहाँ पे जो लिखा है उसके वजह से थोड़ा सा गलत होने की संभावना बस ये लग रहा है, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। प्रोपोर्शन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके। सर यहाँ पे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया था, प्रपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। किसके? यही सर जो आप बता रहे हैं, प्रपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी, ये समझ में नहीं आया था, है क्या, ये बोल क्या रहा है? ये प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये समझिए, प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी का मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे कोई, जैसे मैंने पिछले क्लास में एक बात करी थी कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में हमने बात करी थी, तो हमने बोला था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है उसका। नेक्स्ट देखिए, यस सर। नेक्स्ट क्या पढ़ना था आपको? ये पूरा सर कंप्लीट हो गया। एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की बात करनी थी। उसके पहले यस थोड़ा सर। सा मैं आपसे बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर लेता हूँ। ये तो पहले Yes, बॉन्ड sir. लेंथ आपने हेडिंग दिया है तो पहले वो बात कर लेते हैं। अगर हेडिंग दिया हुआ है तो पहले वो बात कर लेंगे और बाद में फिर हम बॉन्ड लेंथ की बात कर लेंगे लास्ट में। क्या करना है बताइए? हेडिंग नहीं दिया हुआ सर है। हेडिंग नहीं दिया हुआ है, आप जो कहिए वो कर दें। चलो बॉन्ड लेंथ लिखो, फिर थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस कर दें। ओके सर। बॉन्ड लेंथ को डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। बॉन्ड लेंथ में कोई बड़ा चीज नहीं होता है। बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर हम डिस्कशन करने की बात करें तो 2-3 बातें का ध्यान रखना चाहिए हमें। एक तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहला काम, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात हम पहले से जानते हैं ना। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये पहले से जानते हो। और आपने एक चीज और पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो पार्शियल से ज्यादा होता है, पार्शियल ज्यादा होता है। उसके बाद कंप्लीट डबल बॉन्ड, उसके बाद पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद होता है कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये होता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड कार्बन, ओके ना? ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो समझ में आता ही है आप लोगों को, ओके? सिंगल जी बॉन्ड सर। का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर कंप्लीट डबल बॉन्ड, फिर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। हमेशा इसी चीज का ध्यान भी रखना चाहिए अपने को। जैसे मान लो तुमसे मैं पूछूं, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन दिया और बोला कि बेटा ये बताओ, यहाँ पे NH2 लिखा है, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ NH2 लिखा हुआ है, ओके? ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ NH2 लिखा है और इसका बॉन्ड लेंथ यहाँ पे A दिया है। और ये बेंजीन रिंग है और सॉरी, ये आपका ये ऐसे लिखा है, एक साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे NH2 लिखा है और ये B लिखा है। इन दोनों में ये A और B बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। इसमें कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या है? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या होगा बताएंगे आप? सर तो बी A का is ज्यादा greater than, होगा एज कम्पेयर टू ए। यस सर। इसलिए बोला आपने क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में पूरा सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस है और रेजोनेंस के कारण यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? पार्शियल आ जाएगा। पार्शियल डबल Partial। बॉन्ड। यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा, यहाँ है सिंगल बॉन्ड। देखो पार्शियल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? सिंगल बॉन्ड का। तो बी ग्रेटर देन क्या होगा? ए होगा। बी ग्रेटर देन ए होगा। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड से, ओके? जैसे अब यहाँ पे देखो ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl और एक लिखा है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिखा है CH2Cl और इसको कह रहा है A और इसको कह रहा है B। तो बताओ इन दोनों में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ कौन सा ज्यादा है? CCl बॉन्ड लेंथ, इसको बोल रहे सर हैं बी CCl। वाला ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए। यस, ऐसे ही बताना है बस, तो इसमें कोई बड़ा मेहनत थोड़ी ना है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है और ये रेजोनेंस में है, इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी क्लोरीन पे लोन पेयर है लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो उसके बेसिस पे हम बी को ज्यादा बताएंगे बॉन्ड लेंथ ए से, ओके? बी ग्रेटर देन ए, बोलो।
ये बात समझ में Yes, आ रहा है क्या? यस Yes. सर, यस सर। चलो, अगला देखो, एक क्वेश्चन ये रहेगा, मान लो ऐसा रहा, ये लिखा है ये लिखा है आपका ऐसे ऐसे लिखा है, और यहाँ लिखा है ये आपका, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है ए लिखा हुआ है, ठीक है, और Yes. एक ऐसे लिखा हुआ है, और ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें ये बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ए और बी। मुझे बताओ ए और बी में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? सर बी वाले का सर, ज्यादा एक है का- ए से। सर एक का ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है ना, ये वाला हाँ। रेजोनेंस में है, जबकि ये वाला Yes, पाई sir. बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है, तो बी ज्यादा होगा ए से। तो ए ज्यादा हो गया ना, पार्शियल डबल बॉन्ड Yes, वाला sir, डबल A बॉन्ड ज्यादा। ज्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ए का ज्यादा होगा बी से। क्यों? क्योंकि ए में पार्शियल डबल बॉन्ड है और बी में क्या है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है। ओके, Yes, sir. ए ग्रेटर देन बी होगा। नहीं, जैसे मैं बोलूँ अगला ये सर, हाँ बोलो। इस वाले में सेकंड वाला रेजोनेंस में कहाँ है सर? सेकंड वाला रेजोनेंस में नहीं है, फर्स्ट वाला रेजोनेंस में है। हाँ सेकंड वाला तो सर, जो सेकंड वाला रेजोनेंस में नहीं, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही आ जाएगा ना सर पूरा। डबल बॉन्ड है ना ये, तो सिंगल बॉन्ड कैसे लिया जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड लिख अच्छा रहा है अच्छा ना, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ए ग्रेटर देन बी होगा ना, बॉन्ड लेंथ ए ग्रेटर देन बी होगा। अगला देखिए, अगर मान लो ऐसा लिखा होता CH3CO माइनस, और इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, बताओ दोनों में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? सर बी का ज्यादा होगा ए से। सर दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर जो है, दोनों कंप्लीट इक्वल कंट्रीब्यूटिंग है। देखो यहाँ से ये आ जाएगा ना, और यहाँ से ये टूटेगा, तो जब इसको आप तुम बनाओगे, अगला स्ट्रक्चर जो बनाओगे, ये बनेगा CH3CO माइनस, और यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड O बनेगा। तो जब इसको हाइब्रिड में जब लेके चलोगे, तो हाइब्रिड में क्या बनेगा, ये CH3C और ये O होगा, और यहाँ पे भी O होगा, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा -1/2 और -1/2 में। ओके, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, दोनों जगह पार्शियल डबल बॉन्ड इक्वल आएगा। तो यहाँ सर पे ये bond जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सर चार्ज को भी आधा आधा बांट देंगे। हाँ, अगर चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो चार्ज बढ़ जाएगा। देखो, 2 ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज गया, 2 ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज गया ना, तो दोनों ऑक्सीजन पे ही गया ना, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन Yes. गया ना, इसलिए चार्ज को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, तो बराबर जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो चार्ज भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे तुमने अगर मान लो 2 लोग हैं और तुम्हारा एकदम बराबर बराबर वाले हैं, तो उसको 50 रुपए दिया, उसको 50 रुपए दिए, तो वो बात है ना, 100 रुपया है तो 50-50 दे दिए, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट। अगर ये ऑक्सीजन का माइनस चार्ज किसी दूसरे अदर एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तब हम ये बराबर नहीं कर पाते। दूसरे अदर एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब बराबर नहीं है। ओके, Yes. तो यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूटिंग है, इसको बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन। दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। देखो, पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, तो पहला वाला और दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? Equal इक्वल contribution. कंट्रीब्यूटिंग। ओके, समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. जी सर। चलिए Yes, अगला sir. क्वेश्चन पे आप आइए, अगले एग्जाम्पल पे एक और देखिए, अगले एग्जाम्पल और देखते हैं, आप लोग समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लो लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखा है CH3, और ये वाला बॉन्ड लेंथ लिखा है A, और एक लिखा है बेटा आपका CH3 ये लिखा है आपका B, और एक लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिखा है C। बताइए इन तीनों में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? बॉन्ड लेंथ कंपेयर करिए। बॉन्ड सर लेंथ पहले Sir, B, B, फिर उससे A, छोटा C. A, फिर उससे छोटा C। देखिए, B, A, C. BAC, बी में कंप्लीट सिंगल है, समझ में Yes, आता sir. है। और उसमें A में रेजोनेंस है ए में रेजोनेंस नहीं, हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर हाइपर कंजुगेशन कंजुगेशन. पार्शियल डबल बॉन्ड है, हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है। तो Yes. हाइपर कंजुगेशन के कारण थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल करेक्टर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल करेक्टर आ गया, तो बी के Yes, बाद sir. ए आएगा और ए के बाद लास्ट में सी आएगा। तो C बॉन्ड लेंथ आएगा. कंपेयर करना मुश्किल काम नहीं है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब Yes, थोड़ा sir. सा एक दो क्वेश्चन आपको बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट कर देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन जो आता था ना, आपने कभी सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO और CO3 2 माइनस का बॉन्ड लेंथ, CO का बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? जैसे यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक लिखा है CO3 2 माइनस, इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा?
कार्बन डाइऑक्साइड और CO3 2 माइनस में CO बॉन्ड लेंथ बताना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। सर कार्बन, बताएं हाँ बोलो। सर, CO2 माइनस का ज्यादा होगा सर। देखो ये दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग हाँ। कंपाउंड है, तो इसमें किसका ज्यादा होगा? CO3 2 माइनस। CO2 हाँ, Yes. ये बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे होगा। कैसे होगा? बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड बेसिस। ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है और हाँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे है? 1.5 है। देखो इसका ट्रिक होता है 1 प्लस पाई बॉन्ड बाई सिग्मा बॉन्ड। ये हम आपको केमिकल बॉन्डिंग बताए भी थे। 1 प्लस पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब 1 है और सिग्मा बॉन्ड का मतलब 3 है, तो ये 4/3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CO3 2 माइनस का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो CO2 से ज्यादा होगा। यस सर, 1 एकदम। प्लस पाई बॉन्ड बाई सिग्मा बॉन्ड, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। उसी को बेसिस पे लेकर हमने एक क्वेश्चन और लिया है आपसे, नेप्थलीन, जो आपके मॉडल में 19 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नेप्थलीन, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, रियल में तो यही होता है, लेकिन इसका हम अगर ऐसे बना दें, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए, ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, ठीक है, ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। अब नेप्थलीन में एक मार्क कर दिया गया, ये 1 2 कर दिया गया और ये 3 कर दिया गया, 1 2 3। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है? ऑप्शन जैसे मैंने दिया, एक ऑप्शन दिया मैंने कि ऑल CC बॉन्ड लेंथ आर सेम इन नेप्थलीन, ऑल CC बॉन्ड लेंथ, all CC bond length are same in naphthalene, naphthalene, all CC bond are same in naphthalene। और उसके बाद मैंने बोला सेकंड में C1C2 bond length, carbon 1 carbon 2 bond length is more than C2C3 bond length, C1C2 bond length is more than C2C3 bond length। तीसरा मैंने बोला कि C1C2 bond length is less than C1C2 bond length is less than C2C3 bond length, C2C3 bond length। और चौथा ऑप्शन दिया मैंने कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये नेप्थलीन का क्वेश्चन है, जिसे पूछ रहा है कि ऑल CC बॉन्ड लेंथ आर सेम इन नेप्थलीन, C1C2 बॉन्ड लेंथ इज मोर देन C2C3 बॉन्ड लेंथ और C1C2 बॉन्ड लेंथ इज लेस देन C2C3 बॉन्ड लेंथ। तो क्या आंसर आपके हिसाब से चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए नेप्थलीन में, क्या होना चाहिए? पहला आंसर होना चाहिए। पहला आंसर सही है ना? यस सर। थोड़ा सा नेप्थलीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। Yes, sir. नेप्थलीन को डिस्कस करते हैं। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऐसा महसूस जैसा हो रहा है आपको, उसी की बात हम आपसे करेंगे। देखिए ये आपका नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, ओके। देखो जी इसमें सर। से आप मुझे बताइए 1 2 3, अगर इसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितना बनाएंगे? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेप्थलीन में कितना होगा? तो देखो यहाँ पे जब पाइप पूरा पाई का क्लोज सिस्टम होता है, पाई का कभी क्लोज सिस्टम होता है, इसको पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ओके। जब पाई कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें आपको जैसे हमने यहाँ पे बोला कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए विदाउट चार्ज सेपरेशन, विदाउट चार्ज आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मैंने बोला कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। जैसे आप चार्ज के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करते, हमने यहाँ पे कुछ अलग लिखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखिए विदाउट चार्ज सेपरेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आना चाहिए ना, कोई भी चार्ज नहीं आना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा बताएंगे आप? कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? तो पाई का मूवमेंट देख के देखें। हाँ, तो पाई का मूवमेंट देखें, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको समझना। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बच्चा पहला ही आंसर बताता है। जब आप कोई बच्चा से पूछोगे तो पहला ही आंसर बच्चे देगा। देखो यहाँ पे अगर हम इसको अपने हिसाब से लिखें तो एक इमेजिन करेंगे, जैसे एक पाई बॉन्ड पहले यहाँ है, तो मैं सोचूंगा कि ये वाला पाई बॉन्ड बीच में रख देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है। जी सर। नहीं, फिर आप बच्चा सोचेगा कि सर इसी वाले पाई बॉन्ड को सर आप टर्मिनल पे कर यहाँ कर दीजिए, तो एक स्ट्रक्चर और बनेगा। जैसा जैसा बच्चे ने सोचा वैसा वैसा मैंने बना दिया। देखो ये एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा भी तो बन सकता है, ये भी तो पॉसिबल है। तो Yes, sir. ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल, और कोई पॉसिबल है क्या?
और कुछ नहीं बना सकते आप, करके देख लो, यही 3 बनेगा, इसके अलावा कोई पोजीशन चेंज नहीं कर सकते आप। तो अगर विदाउट चार्ज सेपरेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो यही 3 बनेगा नेपथलीन का। ओके, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ओके, यस सर। तो 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। हमने लिखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन, साफ साफ शब्दों में लिखा है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं 1 2 और 2 3 में। तो बेटा आपने एक चीज पढ़ा होगा, 1 2 सब जगह आप मार्क कर लीजिए, 1 2 मार्क कर लीजिए, 1 2 है, 1 2 3, ये 1 2 3, ये मार्किंग हो गया हमारा। अब मुझे बताइए कि अगर आपने देखा तो यहाँ पे एक चीज और चीजें समझ में आ गया कि अगर ऐसा क्लोज सिस्टम है हमारे पास, और ऐसा क्लोज सिस्टम है और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा विदाउट चार्ज सेपरेशन, तो जितना नंबर ऑफ रिंग होता है ना उसमें +1 कर देना रहता है। ओके, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इन क्लोज सिस्टम, इन इस तरह का सिस्टम जो कंप्लीट पाई कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन पाई कॉम्प्लेक्स, इन पाई कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन पाई कॉम्प्लेक्स विदाउट चार्ज सेपरेशन, विदाउट चार्ज सेपरेशन। एक दो चीजें और यहाँ पे आपको मिल गया, विदाउट चार्ज सेपरेशन, विदाउट चार्ज सेपरेशन होता है n+1 के बराबर। किसके बराबर होता है? n+1 के बराबर। किसके बराबर होता है? n+1। n क्या है? n है नंबर ऑफ रिंग। n क्या है? नंबर ऑफ रिंग। ओके, तो नेपथलीन में जी सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर विदाउट चार्ज सेपरेशन पूछेगा तो 3 बोलिएगा। बेंजीन में अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा विदाउट चार्ज सेपरेशन, तो 2 बोलिएगा, क्योंकि एक बेंजीन में एक रिंग होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। कोई पूछे कि एंथ्रासीन जो है, एंथ्रासीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? 4। एंथ्रासीन में 4 बनेगा विदाउट चार्ज सेपरेशन। ओके, वो लिखा रहेगा Yes, sir. विदाउट चार्ज सेपरेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा C1 C2 और C2 C3 को डिस्कस थोड़ा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर ये C1 C2 है, ये C1 C2 है और ये C2 C3 है, तो C1 C2 में पाई कैरेक्टर ज्यादा आया। देखो C1 C2 में यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो C1 C2 में पाई कैरेक्टर ज्यादा है। आपने पढ़ा होगा, आपने जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड ऑर्डर हम C1 C2 का निकालें, किसका निकालें? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C1 C2 निकाले, तो क्या लगता है आपको? नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब 2, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स मतलब 2 + 2 और +1/3। ओके, कितना आएगा ये? 5/3 आएगा, नहीं आएगा? और अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर C2 C3 का बताऊं, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर C2 C3 का बताऊं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, C2 C3 में पहले में 1 है, दूसरे में भी 1 है और तीसरे में 2 है, तो 1 + 1 + 2/3। इट इज क्लियर और नॉट? तो ये 4/3 आ गए। ओके, एक 5/3, एक 4/3। अब आप खुद सोचिए, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो अलग अलग आया, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? अलग अलग आया ना। जब बॉन्ड ऑर्डर Yes. अलग अलग आया तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएगा ना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा C2 C3 का, बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 C3 इज मोर देन C1 C2। C1 C2 से C2 C3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, C2 C3 का सर। बॉन्ड लेंथ C1 C2 ज्यादा होगा। आंसर थर्ड होगा। हाँ बोलिए। ये 2 + 1 कैसे, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे लिखे हैं सर? जैसे आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में लिखवाया गया है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो हमने लिखवाया नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो 2 + 2 + 1 कितना हो गया? 2 2 4, 4 और 1 5, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा? 3, तो कितना आ गया? 5/3, और एक कितना आ जाएगा? 4/3। ओके, बोलो ओके। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, सर ये ऊपर वाले में क्या, मतलब नंबर ऑफ टोटल तो समझ में आ रहा है, ये 2 + 2 ये कैसे लिख रहे हैं देखिए आप सर? यहाँ पे बॉन्ड कितना है? 2 ही तो है इसमें। हाँ डबल बॉन्ड है मतलब 2 बॉन्ड, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड है हाँ तो 2 बॉन्ड, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है हाँ। तो 1 बॉन्ड। कार्बन कार्बन का अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हाँ 2 हाँ, + 2 ठीक ठीक। + 1 हो गया ना, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जी C2 सर। C3 का बॉन्ड लेंथ C1 C2 से ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? दोनों का बॉन्ड यस लेंथ सर, अलग यस। अलग होता है। बेंजीन में सब बॉन्ड लेंथ सेम होता है। बेंजीन में निकालोगे ना तो
पूरे का बॉन्ड ऑर्डर जो आता है लगभग 1.5 के आसपास आता है, 1.5 के आसपास आता है। तो इसलिए बेंजीन में सभी का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, लेकिन नेप्थलीन में सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होता है। ध्यान रखना, बच्चा गलती कर देता है क्योंकि बेंजीन में 2 सर्कल बना रहता है बीच में, तो लगता है कि पूरी जगह पे पाई बॉन्ड एक जैसा है, एक जैसा पाई बॉन्ड नहीं रहता है हर जगह पे। इसलिए जब आप नेप्थलीन में खास करके बॉन्ड लेंथ बताएंगे, C1 C2 और C2 C3 मार्क किया है, 19 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा जब, तो C1 C2 और C2 C3 मार्क किया हुआ है। तो C1 C2 और C2 C3 के मार्क करने में आपसे पूछा है किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और उसमें पहला ऑप्शन यही दिया है कि ऑल CC बॉन्ड लेंथ आर सेम, ऑल CC बॉन्ड लेंथ आर सेम। ये गलत ऑप्शन है, ऑल CC बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। नेप्थलीन के स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, सर अगर बेंजीन होता तो? बेंजीन में सेम रहेगा, बेंजीन में तो पूरी जगह पे पाई बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब प्लाज्मेटिक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो वही बात रहता है, सेम रहेगा हर जगह पे, वो सेम रहेगा हर जगह पे वही है। अगर आप C1 C2 मार्क करके भी देख लीजिए, सब जगह बॉन्ड ऑर्डर निकालिए एक जैसा है, सब जगह बॉन्ड ऑर्डर निकालिए एक जैसा आएगा, सब जगह इक्वल आएगा। तो ऑन एन एवरेज जो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है, ऑन एन एवरेज जो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है, 3/2 होता है। ओके सर। क्लियर है? तो बेंजीन में ऐसा Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है, बेंजीन के बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। ओके, नेप्थलीन में ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन बन जाएगा। बॉन्ड लेंथ में तीन Yes, sir. तरीका है, उसका रेजोनेंस लगा लो। जैसे भी अगर मान लो रेजोनेंस आ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ आपके हिसाब से देखना पड़ेगा। रेजोनेंस आ गया बढ़ तो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, किसके बीच में पूछा है वो Yes, आपको sir. देखना पड़ेगा। तो ये आपसे समझ में आ गया ये बेटा? तो ठीक है, बॉन्ड लेंथ Yes, वाला sir. काम Yes. हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। 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 नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एरोमेटिसिटी का कंडीशन क्या होगा। एरोमेटिसिटी का कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, नहीं ये जानना चाहोगे ना पहले, कंडीशन जी, सर. एरोमेटिसिटी का क्या होगा। तो नेक्स्ट ये लिखना है, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट लिखिएगा, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी लिखिए सब लोग, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। समझाता है, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, जहाँ से एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगा आपको और समझ में भी खूब आता है, आसान बहुत है ये। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी में पहला पॉइंट क्या होगा, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ओके, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। Cyclic. साइक्लिक में कभी भी एरोमेटिसिटी नहीं देखना है, इसमें देखना है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ओके, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और जितने भी एटम है, ऑल Planar होना चाहिए. हाँ, ऑल एटम इन रिंग, ऑल एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज मेनली ना, क्लियर है ना। जी सर. Yes, sir. तो यहाँ पे आप लिखिएगा, ऑल एटम इन रिंग, ऑल एटम इन रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, ऑल एटम इन रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। रिंग में सभी एटम कैसे होने चाहिए, वो sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। ओके, ऑल एटम इन Yes, रिंग sir. मस्ट बी sp2 होने चाहिए, sp3 वाला नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा पॉइंट है, कंपाउंड मस्ट हैव कंजुगेटेड सिस्टम। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट हैव कंजुगेटेड सिस्टम। देखो sp2 वाले से ही हो जाएगा, ये वाला पॉइंट sp2 वाले से ही हो जाएगा। कंपाउंड मस्ट हैव कंजुगेटेड सिस्टम, कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट हैव कंजुगेटेड सिस्टम, कंपाउंड के पास कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ओके, और जी सर. उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है,
जो कंपाउंड होना चाहिए वो एक रूल को फॉलो करना चाहिए, हकेल 4n+2 तो पाई ये जो कॉन्जुगेशन होना चाहिए सब पूरे रिंग में होना चाहिए कि पूरे में सर होना चाहिए, थोड़े से कंप्लीट में? होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब कंप्लीट होना चाहिए, पूरे रिंग में आना चाहिए। और sp2 के कारण वो पूरे रिंग में आ भी जाएगा। अगर सभी sp2 होंगे ना पूरे रिंग में आएगा, पूरे रिंग में आना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, नहीं कि आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखना चाहिए कंपाउंड मस्ट फॉलो, कंपाउंड मस्ट फॉलो, कंपाउंड मस्ट फॉलो हकेल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। compound must follow Hakel, compound must follow Hakel 4n+2 pi electron rule. Compound must follow Hakel 4n+2 pi electron rule. Okay, यहाँ पे n क्या Yes, होना sir. चाहिए, where n equal to 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 and dot dot ना, n 0 1 2 3 4 हो सकता है। ओके, अगर जी n सर। 0 है, अगर n 0 है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है। अगर आप n को रखते जाओ तो 2 6 10 14, 14। उसके बाद 18, इस तरह से आपका जो है पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन उस पाई इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपको ये तीनों रूल, तीनों पड़ाव पार करना पड़ेगा, तभी जाके लास्ट पॉइंट पे चलिएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट पॉइंट पहले देख लेते हैं और फर्स्ट सेकंड पॉइंट बाद में देखते हैं, तो उसका कारण उनका आंसर गलत हो जाता है। बेहतर क्या है, हम पहले ये देखें कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। कंपाउंड के साइक्लिक होने का जरूर देखें। Bond must be cyclic. All atom in ring must be sp2 hybridized. All atom in ring must be sp2 और कंपाउंड में पूरा सिस्टम कंजुगेशन में हो, तभी हम जाकर आगे वाले लास्ट वाले पॉइंट को देखें, अन्यथा ना देखें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं और बोल देते हैं कि एरोमेटिक है, और उसके कारण उनको गलत हो जाता है। तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, पहले 3 पड़ाव पार करना है आपको, तीनों पड़ाव पार करने के बाद चौथे पड़ाव पे तब आप लास्ट में जाइएगा। ऐसा नहीं कि पहले चौथे पड़ाव पे पहुंच गया बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहे हैं, तो ये गलत होगा आपका। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। जैसे मान लो मैंने दिया एक रिंग है आपका, एक रिंग है ऐसे, और ये रिंग में ये पाई बॉन्ड लगा और यहाँ पे प्लस चार्ज दिया है, ये रिंग है और यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि क्या साइक्लिक है, यस मैंने देखा यस साइक्लिक है। क्या सभी मेंबर sp2 है, यस सभी मेंबर sp2 है, ये मुझे समझ में आया। अब मुझे ये बात समझना था कि अगर सभी sp2 है तो पूरा कंजुगेशन भी दिखना है। अब मुझे पाई इलेक्ट्रॉन देखना है, तो बताइए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 2। पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे इस कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। इस कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। ओके, एरोमेटिक। जैसे अब एग्जांपल ये दे दिया हूं मैं, ये देता हूं कि एक रिंग है, एक रिंग है बेटा, और इस रिंग में एक पाई बॉन्ड है ऐसे, और इसके साथ 2 माइनस चार्ज लगा हुआ है ऐसे। अब मैं आपसे पूछूं ये कंपाउंड कैसा है, तो पहले हमने पूरा पॉइंट जज करें। साइक्लिक है, यस पहला पॉइंट क्लियर। क्या सभी मेंबर sp2 है? आपको याद होगा बेटा, जब कभी कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो हाइब्रिडाइजेशन के काउंटिंग में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैसे दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज दिख रहा है, ये भी नेगेटिव चार्ज क्या है, डिलोकलाइज है। यस सर। तो जब डिलोकलाइज पेयर हो या डिलोकलाइज नेगेटिव चार्ज है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करते। तो ये सब sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, sp2 हो गया, sp2 हो गया, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, ऑल आर sp2। तो अगर ये सब sp2 है तो, और कंप्लीट कंजुगेशन भी दिख रहा है, अब क्या जोड़ेंगे हम, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बताइए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। 2। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और एक नेगेटिव चार्ज भी पाई बॉन्ड ही बनाएगा, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 आ जाएगा। और नंबर ऑफ, अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6 है तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालने में भी कभी कभी बच्चों को दिक्कत हो जाता है, तो उसका एक रीजन बढ़िया अच्छा सा आसान तरीका होता है, 2 इंटू कर दो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और जो भी है डिलोकलाइज देखना है, प्लस कर दो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, प्लस कर दो नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लोकलाइज मत जोड़ देना। डिलोकलाइज्ड लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, डिलोकलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इसको हम जोड़ देंगे उसमें, तो हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सही से निकल जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में कभी गलत नहीं होगा। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो, यहाँ पे कितना, एक है,
और डिलोकलाइज नेगेटिव चार्ज कितना है 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया, और 3 को 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो 6 हो गया। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो गया। तो कंपाउंड सर ये थोड़ा इसको लिख दीजिए सर, एक मिनट, इसको लिख दे। कि नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो रेजोनेंस में, मतलब उसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ओके नहीं ओके, करेगा। यस यस, ये बात तो हमने पहले लिखवाया है, हम केमिकल बॉन्डिंग में भी लिख लीजिए आप यहाँ पे तब भी। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज delocalized if लोन पेयर, यहाँ पे इफ लगा दीजिएगा, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज delocalized और participate in resonance ओके, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है then it will not considered in steric number calculation, अगर स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन में आप इसको ऐड नहीं कर रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन इसका, जैसे ये ऐड होकर हाइब्रिडाइजेशन बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लो 3 है और 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4 होता है, 4 का sp3 हो जाता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हो गया, एलोन पे डिलोकलाइज्ड हो गया, तो वो स्टेरिक नंबर के काउंटिंग में नहीं है। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम स्टेरिक नंबर होता है। तो जब वो लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया तो वो लोन पेयर स्टेरिक नंबर के काउंटिंग में नहीं आएगा। ओके, स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होगा, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन। ओके, क्लियर है? जी सर। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये बोला, ये एक रिंग है और इस रिंग पे ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। बताना है आपको कि इसमें क्या होगा, इसमें कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा क्या? ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा क्या? बताइए, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा क्या? सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि रिंग है पूरा कंप्लीट साइक्लिक है और सभी मेंबर sp2 है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला गया तो sp2 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वही ट्रिक लगाओ, 2 × नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नेगेटिव चार्ज, डिलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, 2 + 1 3 को मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आ जाएगा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ओके, कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। जैसे इसको देखो अब एक बार, यस सर। ये दिया हुआ है, ये यहाँ ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया और यहाँ पे प्लस दिया है। ये कंपाउंड कैसा होगा, क्या हर एक मेंबर sp2 है, ऑल मेंबर आर sp2, ऑल मेंबर आर sp2, यस और नो? ऑल मेंबर Yes, sir. sp2 साइक्लिक, यस सर। कंप्लीट कंजुगेशन, पूरा कंजुगेशन है, पूरी सिस्टम कंजुगेटेड है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। 6 है। कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दिया हुआ है, इसमें कंपाउंड कैसा होगा सर ये एरोमेटिक है, 4 ये पाई एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन। नहीं है, देखो, हमने इसमें पहले एक बोला था sp3 है। ये 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। हमने पहले बोला था कि पहला 2 पड़ाव क्लियर होने के बाद, 3 पड़ाव क्लियर होने के बाद चौथे पॉइंट पे चलिएगा। बच्चा जल्दीबाजी में पाई इलेक्ट्रॉन से काउंट कर जाता है और वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन भी sp3 है। तो अगर कार्बन sp3 किसी में मिल गया, रिंग में sp3 नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने पहले बोल रखा है। अगर रिंग में कोई भी कार्बन sp3 हो जाएगा ना, तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं नॉन एरोमेटिक में जाएगा। अभी हम बताएंगे इसको, नॉन एरोमेटिक में जाएगा। ये नॉन एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। क्या है ये, नॉन एरोमेटिक है। ओके, समझ में आया? जी सर जी। तो देखो, ये ध्यान रखिएगा, पहला 3 पड़ाव क्लियर होने के बाद ही चौथे पड़ाव पे आइए। जल्दीबाजी करिएगा, गलत हो जाएगा। जल्दीबाजी में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन बच्चा काउंट करके आ जाता है और आंसर बोल देता है, गलत होगा वो। पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग तब करिए जब पूरा तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, तब चौथे पॉइंट को आप देखिए। ओके ओके,
तो एकदम एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आ गया। यस एरोमेटिक यस में यस सर। क्लियर हो गया। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जो देखे जाते हैं उनमें जो ओवरलैपिंग होता है पी ऑर्बिटल का वो बहुत ही फेवरेबल होता है। वो बहुत ही फेवरेबल ओवरलैपिंग होने के कारण एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है। यहाँ पे एक बात और लिखनी पड़ेगी आपको, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। एरोमेटिक compounds are highly stable. Aromatic compounds are highly stable. Aromatic compounds are highly stable. Aromatic compounds क्या होते हैं? Highly stable होते हैं due to favorable overlapping of parallel p orbital. Due to favorable overlapping of parallel p orbital. Parallel p orbital. देखो जिसमें इसमें ओवरलैपिंग अच्छी होती है और ओवरलैपिंग अच्छी होने के कारण एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल ड्यू टू फेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड क्यों स्टेबल है? क्योंकि उनमें जो पैरेलल p ऑर्बिटल होता है ना बहुत अच्छे से ओवरलैप करता है। पैरेलल p ऑर्बिटल जो है ना अच्छे से ओवरलैप कर जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, अब उसके बाद आता है कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। ओके, फिर हम मिक्स करके क्वेश्चन देंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, मिक्स करके आप बनाना पड़ेगा आपको। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी का जो पहला 3 पॉइंट है, एंटी एरोमेटिसिटी 3 पॉइंट सेम रहेगा। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी में एरोमेटिसिटी का जो 3 पॉइंट है, पहला 3 पॉइंट वो सेम रहेगा। पहला वही हो गया, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। फर्स्ट थर्ड पॉइंट, फर्स्ट 1 2 3 पॉइंट्स आर सिमिलर टू एरोमेटिसिटी। ओके, तो फर्स्ट वही हो गया, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड क्या मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा ऑल एटम इन रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। ऑल एटम्स इन रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। ये होना चाहिए बेटा, ऑल एटम्स इन रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। और तीसरा पॉइंट जब हम अगर यहाँ पे कंसिडर करें, तीसरा पॉइंट में मैं ये बोलूँ, कंपाउंड मस्ट हैव कंजुगेटेड सिस्टम। कंपाउंड मस्ट हैव कंजुगेटेड सिस्टम। कंपाउंड क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंपाउंड के पास कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ओके, और चौथा पॉइंट को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कंपाउंड मस्ट फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, ये लास्ट वाला पॉइंट फिर हम कंसिडर करेंगे। कंपाउंड मस्ट फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब n कितना है? n 0 से तो शुरू नहीं होगा। 0 हो गया मतलब पाई इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, तो वो कंपाउंड सब कहाँ चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक में जाएगा। n कहाँ शुरू होगा? n 1 से शुरू होगा, 1 2 n डॉट डॉट n तक। ओके, 1 से शुरू होगा। और अगर n 1 है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, ये सब कंपाउंड कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 3 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। तीनों पड़ाव पार करने के बाद ही आप इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप तीनों पॉइंट नहीं है और आप चौथे पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच गए तो वो गलत होगा आंसर आपका। ओके, तीसरा 3 पॉइंट एकदम सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बाद ही चौथे पॉइंट पे पहुंचा जाए। ओके, जैसे अब देखो जी सर, जैसे मैंने एक एग्जांपल से शुरू करें, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा और बताएं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे मान लो ये दिया हुआ है तुम्हारा, ये रिंग है, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। बताओ ये पहला कंपाउंड क्या है? साइक्लिक। ओके, ऑल मेंबर sp2। ओके, ऑल एटम sp2। ओके, कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन। ओके, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 4 है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 है तो कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे दिया हुआ है 4 मेंबर रिंग और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से ऑल एटम sp2 साइक्लिक। दूसरी बात, कंपाउंड मस्ट हैव, कंपाउंड इज कंप्लीट कंजुगेशन। और तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे 4 आ गया, तो कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। ओके, एंटी एरोमेटिक। यस सर। इसको देखें, ये देखिए
ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा और यहाँ पे माइनस दिया है। बताइए ये कंपाउंड कैसा लग रहा है आपको? एंटी एरोमेटिक है। तो यहाँ पे एंटी भी एरोमेटिक है सर। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी पूरी तरह से देखते रहिए, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट देखने के बाद ही बताइए। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा? 8, 2 4 6 8। और कंपाउंड अगर में 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। इसको देखिए थोड़ा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऐसे दिया है, यहाँ पे ऐसे दिया है। ये कंपाउंड कैसा है? सर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन जो यहाँ दिख रहा है वो sp3 दिख रहा है। यस सर। मतलब ये नॉन पाई इलेक्ट्रॉन से 6 हैं। हाँ, हाँ नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन 6 से मतलब नहीं है ना, पाई इलेक्ट्रॉन 6 से मतलब नहीं है ना। पाई इलेक्ट्रॉन 6 तो तब देखोगे ना जब पहला 3 पड़ाव पार करोगे। पाई यस इलेक्ट्रॉन सर। देखना ही नहीं है। फिर जब पहला 3 पड़ाव ही सही नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे आप? पहला 3 पड़ाव ही अगर सही नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन है या नहीं? जैसे अब यहाँ पे एक Yes, कार्बन जी sp3 हो गया, और जब ये कार्बन sp3 हो गया तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में चला गया। ओके, एकदम सही सर। हाँ तो ये पॉइंट पहले 3 पड़ाव को कंप्लीट करने के बाद ही हम पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करें तो सही बैठेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। ओके, तो देखिएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल ऐसा क्यों? ड्यू टू अनफेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू अनफेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल, ड्यू टू अनफेवरेबल overlapping of parallel p orbital, due to unfavorable of parallel p orbital। ओके, इसमें जो ओवरलैपिंग होता है देखा गया है कि अनफेवर में होता है, अनफेवरेबल होता है, मतलब जबरदस्ती वाला ओवरलैपिंग है। यहाँ पे जबरदस्ती वाला ओवरलैपिंग है, और कोई काम जबरदस्ती वाला होता है ना तो उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। कोई काम आप जबरदस्ती में कराओगे ना तो वो स्टेबल नहीं रह जाएगा। इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। इसकी ओवरलैपिंग होती है लेकिन वो जबरदस्ती वाला अनफेवरेबल है, वो फेवरेबल नहीं है, वो चाहता नहीं है ओवरलैपिंग लेकिन कराया जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ऐसा कंपाउंड कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल होगा ड्यू टू अनफेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल। ओके, और इसलिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है बेटा रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी नहीं करता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट एग्जिस्ट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स do not exist at room temperature। okay, so Yes, sir. they do not exist, they do not exist at room temperature। ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। they do not exist at room temperature, they do not exist at room temperature। okay, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू अनफेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल, they do not exist at room temperature। मानुष कहते हैं, चला जाए हम कर लेंगे, उसका तबीयत नहीं सही, मत करवाइए उससे। so they do not exist at room temperature, दिन में उसका तबीयत खराब होता जा रहा है। they do not exist at room temperature। okay, they do not exist at room temperature। ये बात सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? एकदम एकदम सर। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आ गया कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे देखना है, पहले ये हो गया। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहोगे आप? अगर हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में जितने भी एसाइक्लिक है, मतलब ओपन चेन कंपाउंड जितने भी है वो सब क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ओके, ऑल एसाइक्लिक and cyclic, all acyclic and cyclic। okay, all acyclic and cyclic। और इसमें छोड़ना किसको है? एक्सेप्ट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। इसको छोड़ के साइक्लिक में आपको इन दोनों को छोड़ देना है। एक्सेप्ट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक आर नॉन एरोमेटिक। और ये लाइन गलत भी नहीं है, जितने भी एसाइक्लिक है मतलब ओपन चेन जितने भी हैं वो सब क्या है? नॉन एरोमेटिक है। और साइक्लिक में किसको छोड़ देना है? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, उसको छोड़ दो तो सब क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ओके,
तो इतने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इनमें अगर हम थोड़ी सी बात और करें आपसे कि तीनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात, एरोमेटिक की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा होगा एरोमेटिक का, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा होगा एरोमेटिक, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, नॉन एरोमेटिक। यस, फिर होगा नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में होगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंटी एरोमेटिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लास्ट में क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक आएगा। तो पहले आएगा एरोमेटिक, फिर आएगा नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। ओके, समझ में आ रहा है बात? तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है? तो अब मैं सर आप, हाँ बोलो। जैसे एक इसमें नॉन एरोमेटिक में कंडीशन होती थी कि एक जो मतलब कार्बन होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज होना तो मुझे चाहिए। ये बोलने की जरूरत है क्या, मुझे ये बोलने की जरूरत है, क्यों बोलूं मैं? मुझे नहीं पता है कि अगर वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक होगा, और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा उसका कारण भी sp3 ही है। ओके, तो भाई जब मैंने ये लाइन बोल दिया तो फिर मुझे उसको बोलकर और पेचीदा क्यों करना है? कोई स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से दे सकता है, स्टेटमेंट तो बात वहीं पे पहुंच रही है, बात पहुंच वहीं पे रही है। कोई बोलने वाला अलग बोल सकता है, वो भी हम भी जानते हैं। कोई बोलेगा, बोलेगा कि साइक्लिक में कोई भी अगर एक कार्बन sp3 है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। मैं आपको सीधा बोल हाँ। रहा हूँ कि आपको अगर sp3 है तो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, फिर नॉन एरोमेटिक में ही जाएगा ना। तो फिर ये सीधा सीधा स्टेटमेंट हो गया ना, क्योंकि मैं ये चेक कर लूँ कि वो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होने का कारण भी क्या है, किसी भी कार्बन को नॉन sp3 हो जाना, एरोमेटिक है। किसी भी जी कार्बन को सर। sp3 हो जाना, तभी तो वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो फिर सोचने वाला बात कहाँ रहा, कहीं रहा नहीं ना। तो स्टेटमेंट को एकदम दिया एकदम बहुत एकदम। तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन पहुंचना वही है। जब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पहुंच तो वही रहे हैं। हम अलग जगह पहुंचते तो अलग होता, लेकिन अगर हम पहुंचने का रास्ता अलग अलग हम कर सकते हैं, और वो कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे। ओके, ये ठीक है चीजें हमारे क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, आपको मार्क करना है। ओके, जी सर। यहाँ पे ठीक। आइडेंटिफाई करिए आप, आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। इसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट ये है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। दूसरा ये है, पूरी बातें यहाँ पे आ जाएगी बेटा। तीसरा ये है, 3 हो गए। चौथा दिया है प्लस माइनस। छठा दिया है सातवां है आठवां दिया है 9 नंबर है 10 नंबर दिया है 11 नंबर दिया है 12 नंबर दिया है 13 दिया है
14 दिया है, फिफ्टीन दिया है, सिक्सटीन दिया है, सेवनटीन दिया है, एटीन दिया है, नाइनटीन दिया है, ट्वेंटी दिया है, ट्वेंटी वन दिया है, ट्वेंटी टू दिया है, इतना करिए, इतना करिए। कंपाउंड कौन कौन सा एरोमेटिक है, कौन कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन कौन सा नॉन एरोमेटिक है। सर जूम कर दीजिए। चलिए ऊपर से देखिए, पहले से 1 2 सर 3 क्वेश्चन ही नहीं लिखे हैं अभी सर, रुक जाइए। लिखिए, आप आराम से लिखिए। 1 2 3 18 पे। 18 तक अच्छा लिख लिए हैं। हाँ सर वो वहां तक हो गया सर, नीचे कई बाकी है। 18 19 20 21 22 इतने से आपको पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे तो पूरा पॉइंट आ जाएगा। आप लोग 5 मिनट टाइम लो, तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। चलिए आइए, पहला वाला क्या होगा सर ये नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। हाँ भाई, देखिए इसमें साइक्लिक भी है, सभी sp2 भी है, कंजुगेशन भी है। हाँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हो गया पहला वाला, एंटी एरोमेटिक। दूसरा वाला सर एरोमेटिक। एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन पहले मत काउंट करिएगा, ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट पहले होना चाहिए, उसके बाद ही पाई बॉन्ड। Yes. यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। sp3 कार्बन, अरे हाँ, नॉन एरोमेटिक। नॉन नॉन एरोमेटिक। इसके बाद फोर्थ पे आइए, सर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। यस 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक अगला वाला। अगले वाले में पूरा कंजुगेशन, एरोमेटिक। सभी Yes, sir. sp2, Yes, 2 sir. पाई हाँ, इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। एरोमेटिक। 6 वाला, सर नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है। 6 वाले में एक sp3 है, इसलिए नॉन एरोमेटिक। 7th वाला, एंटी एरोमेटिक। 8 पाई 7th वाले में क्या हाँ, करेंगे? एंटी एरोमेटिक। 7th वाले में यहाँ पे सभी कंजुगेशन में है, sp2 है, साइक्लिक है। तो Yes, नंबर ऑफ sir. पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। 8। ये एंटी एरोमेटिक। 8 नंबर में कैसे बनाओगे? सर एंटी एरोमेटिक है सर, कॉन्जुगेशन पूरा है और सर साइक्लिक भी है। देखिए 8 नंबर में थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान देना पड़ेगा आपको, तब बनेगा, ये गलत हो जाएगा नहीं तो आपका। 8 नंबर में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे डबल Yes. बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हो, तो पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है प्लस और माइनस में। कैसे तोड़ना है? क्योंकि रिंग की पूरी बात करेंगे ना हम, रिंग के बाहर की बात नहीं जी। करते हम लोग, हम रिंग Yes. की बात करते हैं। तो इसको पहले एक काम करिएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे तोड़िएगा? इसको तोड़ना होगा आपको। कैसे तोड़िएगा बताइए?
अगर इसको तोड़ने की मैं बात तो O करूँ, के ऊपर सर नेगेटिव चार्ज और सर C ओ के के ऊपर निगेटिव आएगा, सी पे पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना, इसलिए ऑक्सीजन पे Yes, नेगेटिव हाँ। आएगा। यहाँ से आप बनाइएगा इसको अगर, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। आप बताइए कौन सा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक है कि एंटी ये एरोमेटिक? एरोमेटिक है। एरोमेटिक है सर। आंसर इस तरह से आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है, ए होगा आंसर इसका, एरोमेटिक। 9 नंबर में भी वही काम करिएगा। 9 नंबर में भी जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहला काम यही होना चाहिए कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम सिंगल बॉन्ड में रिप्रेजेंट करें। पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करें, सिंगल बॉन्ड O माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। चार। कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। बॉन्ड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। 10वें नंबर में भी यही काम करें, 10 नंबर में भी हम यही काम करें, 10 नंबर में भी क्या काम करें? एरोमेटिक। यही काम करें। और इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे O माइनस आ गया, फिर से कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एरोमेटिक। ये नेप्थलीन है, और नेप्थलीन में यहाँ देखो एरोमेटिक। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये एरोमेटिक है। 12 नंबर को एनोलिन बोलते हैं, इसका नाम 8 एनोलिन है, एनोलिन नाम होता है इसका। यहाँ पे कंप्लीट पाई बॉन्ड है ना, देखो 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, हाँ। इसलिए इसमें एंटी इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। 8। इसको बोलते हैं 8 एनोलिन। क्या बोलते हैं? 8 8 एनोलिन, 8 एनोलिन बोलते हैं। तो 8 एनोलिन क्या होगा? 8 एनोलिन क्या होगा? एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। 8 एनोलिन नॉन एरोमेटिक होता है। इसका रीजन है ये टफ शेप में होता है। ये नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिएगा। 8 एनोलिन जो होता है, 8 एनोलिन नॉन प्लेनर होता है। 8 एनोलिन नॉन प्लेनर होता है। ध्यान रखने वाली बात है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 8 एनोलिन क्या होता है। 8 एनोलिन नॉन एरोमेटिक, जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है ये टफ शेप में होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। जो आपको दिख रहा है ना कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, नॉट एंटी एरोमेटिक। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये टफ शेप में होता है। ऐसा देखो, इस तरह के शेप में दिखाई देगा ये टफ शेप में दिखाई देता है ऐसे, ये टफ शेप में दिखाई देगा, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है, एक छोटा एक बड़ा रहता है, ऐसे रहता है। इसके बेसिस पे ये जो है प्लेनर नहीं दिखता है। और जब ये प्लेनर नहीं होगा, इस शेप में रहता है, वो उसका जो शेप है ऐसा है, ये टफ शेप है, इसको बोलते हैं टफ शेप। और टफ शेप जब कभी प्लेनर नहीं होता और टफ शेप है तो ये नॉन प्लेनर हो गया। और अगर ये नॉन प्लेनर हो गया तो इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक में जाएगा। तो 8 एनोलिन याद रखना, नॉन एरोमेटिक होता है। 8 एनोलिन जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है। रीजन भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये टफ शेप में होता है। 8 एनोलिन टफ शेप में होता है, इसलिए नॉन एरोमेटिक होता है। तो 8 एनोलिन एक्सेप्शन से कर लो या स्टार लगा लो, नोट करके स्टार लगा लीजिए। 8 एनोलिन नॉन एरोमेटिक होता है। ओके, यस सर। इसके बाद अगला वाला जो पार्ट है हमारा, अगला वाला पार्ट में कौन सा एनोलिन दिख रहा है आपको? ये एनोलिन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोलते हैं 10 एनोलिन, 10 एनोलिन। तो मुझे बताइए 10 एनोलिन क्या लग रहा है आपको? 10 एनोलिन क्या होगा? सर ये भी नॉन एरोमेटिक होगा फिर। अरे 10 एनोलिन क्यों नॉन एरोमेटिक होगा? सर एनिलीन तो नॉन एरोमेटिक होगा ना। ये कहाँ मैंने बोला? मैंने बोला कि 8 एनोलिन नॉन एरोमेटिक हो रहा है क्योंकि वो टफ शेप में होता है। 8 एनोलिन बोला हमने, 10 एनोलिन के बारे में तो कुछ नहीं बोला हमने, एनोलिन बोला ही नहीं हमने, 8 एनोलिन बोला है। 8 मतलब 8वां वाला एनोलिन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होगा। मैंने ये बोला क्या कि ऑल एनोलिन आर नॉन एरोमेटिक, ऐसा बोला क्या मैंने? नहीं सर नहीं बोला। तो मुझे बताओ 10 एनोलिन क्या होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक? ये बताइए। एरोमेटिक होगा फिर। एरोमेटिक होगा ना। थोड़ा सा नोट पॉइंट अगला देखिए, 10 एनोलिन का, 10 एनोलिन का नोट पॉइंट देखिए, 10 एनोलिन के लिए नोट पॉइंट देखिए। और 10 एनोलिन क्या है आपका? ये है 10 एनोलिन ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, इस 10 एनोलिन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है। देखो हाइड्रोजन नीचे की तरफ इसका झुका हुआ है और इसका भी हाइड्रोजन नीचे की तरफ झुका हुआ है, देख रहे हो आप? तो इस हाइड्रोजन में रिपल्सन होता है, रिपल्सन बिटवीन टू हाइड्रोजन। रिपल्सन होने के कारण, रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन, रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के बीच में क्या है? रिपल्सन है, रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन है, और हाइड्रोजन के रिपल्सन के कारण ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन प्लेनर हो गया। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक में जाएगा। ये किसमें जाएगा? नॉन एरोमेटिक में जाएगा। 10 एनोलिन क्या होता है?
नॉन एरोमेटिक होता है, बात समझ में आ रहा है क्या? 10 Yes, sir. एनुलिन नॉन एरोमेटिक होता है, ध्यान रखने वाली बात है, याद Okay, करना sir. पड़ेगा आपको। 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक होता है, 10 एनुलिन भी नॉन एरोमेटिक होता है और 8 एनुलिन भी नॉन एरोमेटिक होता है। और इसके बाद जितने भी जो भी एनुलिन आएगा ना, वो जैसे होता है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहता है, उसमें कोई भी Okay, sir. एक्सेप्शन नहीं रहता है। ओके, दो एक्सेप्शन याद रखिए, दो एक्सेप्शन जरूर याद रखिए बेटा, जरूरी है आपके लिए, नहीं तो आपको ही दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो आप बना ही नहीं पाइएगा क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, Okay, sir. Yes, sir. अगला आप पे आइए अब। 10 एनुलिन वाला समझ में आ गया ना? 10 एनुलिन हाइड्रोजन के रिपल्शन के कारण क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। 10 एनुलिन हाइड्रोजन के रिपल्शन के कारण क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। ओके, जी सर। Yes, हाइड्रोजन sir. के रिपल्शन के कारण नॉन एरोमेटिक होता है। तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ओके, Yes, sir. क्यों ऐसा नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया। Non-planar. नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये दो याद रखिएगा, ये दो याद रखिएगा कि एक 8 एनुलिन और एक 10 एनुलिन, ये दोनों नोट करके लिख लीजिए आप, और इन दोनों में स्टार लगा लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, Yes. 10 और 8। ओके, चलिए आइए आगे। तो इन दोनों में क्या पता चला? 13 और 12 एक्सप्लेन कर दिया मैंने। 14 बताइए, 14 में क्या? Sir, एरोमेटिक 6 होगा pi सर, electrons है, एरोमेटिक। aromatic है. नहीं, हमने कभी बोला कि जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है तो उसको जरूर तोड़िए आप, बाहर वाले पाई बॉन्ड को डायरेक्ट मत कंसिडर करिए, बाहर वाला पाई बॉन्ड रिंग में नहीं है ना, ये बाहर वाले पाई बॉन्ड को प्लस और माइनस में तोड़िए। तरीका यही होना चाहिए, बाहर वाला जो भी पाई बॉन्ड दिखे ना, उसको सबसे पहले प्लस और माइनस में तोड़िए, तभी सही होगा, नहीं तो गलत करके आ जाइएगा आप। वहां पे आपने कंसिडर कर लिया तो गलत हो जाएगा। देखो 14 नंबर में क्या है? एक ऐसे रिंग लगा हुआ है, इसके बीच में आपको ये लगा हुआ है और इसके बीच में ये लगा हुआ है, ये दोनों में पाई बॉन्ड ऐसे लिखा हुआ है। तो ये बाहर वाला जो पाई बॉन्ड है उसको प्लस और Yes. माइनस में तोड़ो। तो अब किसी को प्लस और किसी को माइनस दे सकते हो, क्योंकि दोनों में कार्बन ही, दोनों क्या है? कार्बन है ना, और दोनों Yes, सिमिलर है, Symmetrical. तो किसी को प्लस और किसी को माइनस दे सकते हैं आप, किसी को प्लस और किसी को माइनस दे सकते हैं आप। तो ये देखो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये वाला प्लस दे देते हैं, तो ये वाला माइनस दे दीजिए। Yes, sir. तो देखिए एक Yes. रिंग आपको दिख रहा होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, एक रिंग जो है वो कितना दिखा रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 चार पाई दिखा रहा एक रिंग दिखा रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक रिंग जो है वो एरोमेटिक दिखा रहा है और एक रिंग क्या दिखा रहा है? एंटी एरोमेटिक दिखा रहा है। एंटी एरोमेटिक। तो दो रिंग अलग अलग अपना नेचर दिखा रहा है, मतलब Yes. एक एरोमेटिक नेचर दिखा रहा है, एक एंटी एरोमेटिक नेचर दिखा रहा है। तो ओवरऑल कंपाउंड इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक में जाएगा। इस कंडीशन में नॉन एरोमेटिक में जाएगा। जब दोनों रिंग एरोमेटिक होगा तब एरोमेटिक, दोनों रिंग एरोमेटिक होगा तभी एरोमेटिक बोलेंगे, अन्यथा नहीं। दोनों रिंग ठीक. एरोमेटिक नहीं है, एक एरोमेटिक है तो एक एंटी एरोमेटिक, तो इसलिए 14 का आंसर जो होगा वो नॉन एरोमेटिक पे जाएगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे बना हुआ है, 15 नंबर में ये ऐसे बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है आपका। 15 नंबर ऐसे बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। ओके, अगर मैं इसको तोड़ूंगा, सबसे पहले इसको तोड़ना है, तो अब यहाँ पे दो चॉइस है आपके पास, दोनों में ये कार्बन, एरोमेटिक होगा। हाँ दोनों पे कार्बन है, तो दोनों पे कार्बन कैसे तोड़िएगा पहले बताइए मुझे, पहले समझाइए। सर, किसी भी पॉजिटिव किसी भी निगेटिव रख देंगे। किसी को पॉजिटिव सर अगर किसी इसमें को ऐसे करेंगे, सर अगर सर दोनों कंडीशन रख के देखेंगे तो एक में एरोमेटिक आएगा दोनों, एक में एंटी एरोमेटिक आएगा दोनों. दोनों। यस, तो हम देखो, अगर मुझे एक चॉइस दिया गया, इसको आप प्लस माइनस दीजिए, तो आप क्या कंपाउंड की स्टेबिलिटी खराब कर दीजिएगा? किसी को प्लस और किसी को माइनस दे सकते हैं, तो आप चालाकी कीजिएगा, इसको प्लस दे दें और इसको माइनस दे दें। इससे क्या होगा? इससे आप कंपाउंड की स्टेबिलिटी बना पाओगे, इससे फायदा हाँ. आपको मिलेगा ना। आप ऐसा Yes. थोड़ी ना कर दोगे कि किसी कोई कंपाउंड आपको दिया गया और बोला गया कि थोड़ा इसको तोड़ के बताओ क्या करना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, तो उसको अनस्टेबल बनाने की कोशिश करोगे या स्टेबल बना के तोड़ने की कोशिश करोगे? Stable. तो सीधी सी बात है, जब Stable चॉइस बनाएंगे था सर। आपके पास, तो चॉइस था तो आप इसको प्लस दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक, ये भी रिंग एरोमेटिक, तो ओवरऑल रिंग टोटल क्या हो जाएगा? एरोमेटिक आ जाएगा। एरोमेटिक हो जाएगा. यहाँ पे ओवरऑल रिंग एरोमेटिक पे जाएगा। आंसर 15 नंबर में जो होगा एरोमेटिक होगा। ओके, 15 नंबर ठीक से है होगा आंसर क्या होगा? एरोमेटिक होगा। 15 नंबर भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। 16 नंबर बताइए। सर नॉन एरोमेटिक. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp3 है। sp3 16 हाइब्रिडाइजिंग. नंबर नॉन एरोमेटिक पे जाएगा। 17 नंबर, 17 नंबर में क्या जाएगा? सर, ये एरोमेटिक होगा सर।
17 नंबर में देखिए लोन पेयर है। एंटी एरोमेटिक होगा। देखिए पहले तो देखिए पूरा कंजुगेशन है कि नहीं, पहले तो ये देख लीजिए, जज करिए ये Yes, sir. पूरा कंजुगेशन है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये कार्बन क्या है, ये कंजुगेशन में ही नहीं है कहीं पे भी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये कार्बन sp3 है। आप देखिए यार ये यस सर कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में जाएगा। sp3 भी ध्यान रखिए ना थोड़ा सा, ये कार्बन sp3 नहीं दिख रहा है आपको, ये कार्बन पे कहीं पे कंजुगेशन है इस कार्बन का, कंजुगेशन होना चाहिए। पहले पॉइंट का ध्यान रखिए, पाई बॉन्ड मत जोड़िए नहीं तो गलत करके आ जाइएगा। चलिए आइए 18 नंबर बताइए, 18 नंबर में भी केस है कुछ। 18 नंबर क्या होगा, पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है, सर पता नहीं। पिरिडीन पे एक लोन पेयर भी होता है ना ऐसे। यस सर। पिरिडीन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप क्या जज करेंगे पिरिडीन के बारे में? पिरिडीन एरोमेटिक होना चाहिए या एंटी एरोमेटिक होना चाहिए? सो इसकी स्टेबिलिटी तो होती है। किस स्टेबिलिटी होती है, पिरिडीन की स्टेबिलिटी होती है, वही मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए विथ रीजन, पिरिडीन क्या होना चाहिए, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक होना चाहिए। देखिए पिरिडीन एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन बच्चों को ये कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि 3 पाई बॉन्ड के मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो 8 हो गया ना। नहीं नहीं उसके बगल वाला कंजुएशन में नहीं है ना सर। देखिए सर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में सारा है। सारा कंजुगेशन में है ऐसे, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको Yes. बताने जा रहा हूँ कि जो लोन पेयर होता है पिरिडीन में, वो लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होता है, लोकलाइज होता है। कैसे होता है देखो, जैसे मान लो इसने आपने डिलोकलाइज किया, सपोज करो आपने इस लोन पेयर को डिलोकलाइज किया, क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, यही होने वाला यस है। सर। जी सर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये लोन पेयर जैसे, ये पाई बॉन्ड जैसे वैसे रहेगा, लेकिन ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? अगर आप ध्यान से देखिए कि ऐसा ही है। अब इस नाइट्रोजन को देखिए ध्यान से, ये नाइट्रोजन कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइज हो गया। ये नाइट्रोजन कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइज हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज पर। क्या रिंग में कभी sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? क्या रिंग में कभी sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? क्या sp हाइब्रिडाइजेशन होने से ये रिंग चपटा हो जाएगा सीधा ऐसे? ऐसा हो सकता है, रिंग को तोड़ना पड़ जाएगा, रिंग को मोड़ना पड़ेगा पहले। तो क्या रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल इन द रिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं। रिंग के बीच में कहाँ से sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा यार? रिंग चपटा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ऐसे, और वो स्टेबल नहीं होगा फिर। इट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन in pyridine, lone pair of nitrogen in pyridine does not participate in resonance. Lone pair of nitrogen in pyridine, ये याद भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि does not participate in resonance, does not participate in resonance, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। pyridine का जो लोन पेयर है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, और अगर ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो लोकलाइज्ड हो गया ना। ये कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज्ड है। और अगर ये लोकलाइज्ड है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे आप बताइए? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना लीजिएगा, 6 ही लीजिएगा ना। तो pyridine कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, pyridine एरोमेटिक होता है, कारण ये है pyridine एरोमेटिक होता है क्योंकि सर pyridine इसका में जो स्ट्रक्चर से एक बार और बता दीजिए सर, बाकी सब समझ में आ गया, सब इसके स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है pyridine का स्ट्रक्चर, हमने आफ्टर रेजोनेंस लिखा है। अगर रेजोनेंस Yes. कराया मैंने तो pyridine में क्या हुआ, pyridine में जब मैंने रेजोनेंस कराया तो रेजोनेंस कराने से ये वाला नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करने लगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या रिंग में sp पॉसिबल होगा? क्या रिंग में नहीं। sp तो जब रिंग में पॉसिबल नहीं है तो क्या इस लोन पेयर को हम कंजुगेशन में लाएंगे? क्या इस लोन पेयर को हम कंजुगेशन में लाएंगे बताइए? क्या लोन पेयर कंजुगेशन में आना चाहिए? क्या लोन पेयर कंजुगेशन में आना चाहिए? अगर कंजुगेशन में आ रहा है तो वो रेजोनेंस की तरह दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आना चाहिए। लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। It means number of pi electron in pyridine is 6 only. The lone pair is localized, not delocalized.
lone pair is localized in pyridine. Okay, lone pair is localized in pyridine. Yes or no? yes sir, yes sir. यस सर कंपाउंड 18 का हमने एक्सप्लेन कर दिया है एरोमेटिक। 19 देखें आप, 19 देखिए, 19 में क्या होगा? 19 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है ना। तो अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट कंजुगेशन है क्या? ऑल आर sp2, 8 यस सर ऑल आर Yes sir, sp2 complete कंप्लीट कंजुगेशन। conjugation. तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 लोन पेयर और 2 Yes, sir. पाई बॉन्ड, तो 4 टोटल, 4 में मल्टीप्लाई 2 से करो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 पाई इलेक्ट्रॉन, Yes sir, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। 19 नंबर एंटी एरोमेटिक होगा। 20 नंबर बताएं। सर अरोमेटिक हो जाएगा। 20 नंबर में लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, एरोमेटिक तो यस सर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो कंपाउंड होगा एरोमेटिक। 21 Yes. नंबर बताइए, नाइट्रोजन में लोन पेयर है, सर अरोमेटिक। 6 ये भी पाई एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा एरोमेटिक ही होगा। इसमें बताइए, ये भी एरोमेटिक होगा थोड़ा सा नहीं ध्यान- नहीं नॉन एरोमेटिक होगा सर, 22 नॉन वाला एरोमेटिक non-aromatic। नॉन एरोमेटिक हाँ नॉन एरोमेटिक ये नॉन एरोमेटिक हो, ऐसे नहीं। इससे आपको बहुत Yes, अच्छा sir. फायदा मिल गया ना। जो एरोमेटिक Yes, sir. और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा वो सब क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा ना, पूरे पॉइंट क्लियर हो गए। देखो 8 Yes, एनुलिन yes, और sir. 10 एनुलिन, थोड़ा सा पॉइंट और लिखवा देते हैं हम आपको। 8 और 10 एनुलिन जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। उसके बाद 12 वाला एनुलिन कैसा होगा? 12 एनुलिन कैसा होगा बताओ? 12 और 16 एनुलिन, 12 एनुलिन कैसा होगा? 12 एरोमेटिक 12 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, 12 एनुलिन पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो 12 एनुलिन 12 पाई इलेक्ट्रॉन और 16 एनुलिन 16 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक ना। तो 12 और हाँ, सर। 16 एंटी एरोमेटिक होगा। और 14 और 18 कैसा होगा? 14 का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 एनुलिन का हाँ, मतलब तब- 14। तो यहाँ पे बोलिएगा 12 एंड 16, 12 एंड 16 एनुलिन आर एंटी एरोमेटिक। 12 and 16 aniline are anti-aromatic. 14 and 18 aniline are aromatic. 14 and 18 aniline are aromatic और 8 और 10 aniline non aromatic, याद रखिएगा। ओके सर। सर यानी कि सर सिर्फ 8 और 10 में एक्सेप्शन है। बस, और कहीं में नहीं है। 8 and 10 aniline are non aromatic. 8 and 10 aniline are non aromatic। ये 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा है। ओके, चलिए यस सर अभी क्वेश्चन बनाइए। Which of the following compound will not exist at room temperature? Which of the following compound will not exist at room temperature? इनमें से कौन सा कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? इसमें 1 और मोर देन 1 होगा ना। पहला ऑप्शन है, ये दिया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन है ये 2 पाई बॉन्ड। और चौथा ऑप्शन है इस तरह से। और पांचवा ऑप्शन एक और दे देते तुम लोग। बताइए इन पांचों में कौन कौन सा कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? सर फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड, और कोई हो सकता है? मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ हाँ तो ये है ना। तो पहला वाले में अगर हम हाँ। बनाएंगे तो पहले वाले में ऐसा बनेगा। देखो पहले वाले में ऐसा बनेगा। पॉजिटिव चार्ज ऐसा- ऊपर हाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और ऑक्सीजन पे माइनस। हाँ, और जी सर यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक दूसरे में अगर हम देखेंगे, पहले वाले तो उसमें एरोमेटिक दूसरे वाला में अगर हम तोड़ेंगे तो ये O- और यहाँ पे प्लस,
तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक हो गया। थर्ड वाले में तो क्लियर है ही, थर्ड वाले में तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ही, और फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, तो इसमें तो एक sp3 हाइब्रिडाइज है ना? यस यस, नॉन प्लेनर है। ये नॉन हाँ एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक तो जी एग्जिस्ट सर, करता है ना, नॉन एरोमेटिक एग्जिस्ट करता है। और पांचवें वाले में क्या है, ये एरोमेटिक है। पांचवें वाले में अब देखेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हाँ। एरोमेटिक है, तो आंसर पहला होगा और तीसरा होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, Yes, फर्स्ट sir. एंड थर्ड। रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करने वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो इनमें से कौन सा कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आंसर बताना है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का ना। तो आप समझ गए, जहां जहां पे एक्सेप्शन था वो सब लिखवा दिया मैंने। 8 और 10 में जैसा दिखता है वैसा होगा नहीं, 8 और 10 एनुलिन और pyridine भी समझ में आ गया। और कभी भी ऐसा वाला कोई कंपाउंड होगा उसको कैसे तोड़ेंगे, उस पाई बॉन्ड, अगर कोई बाहर पाई बॉन्ड होगा तो उसको कैसे तोड़ना है, ये पूरा कंसेप्ट हो गया बेटा। ये क्या हो गया, पूरा कंसेप्ट हो गया GOC 1 का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का पूरा कंसेप्ट आपके पास आ गया है। अब इसके बाद शुरू होता है इसका एप्लीकेशन, जो बात करते हैं हम लोग GOC 2 की। तो GOC 2 हम सर हमने उसमें अभी इसमें तो हाइपर कंजुगेशन बचा है, वो बचा है ना टॉटोमेरिज्म सर? GOC 2 में ही सब आएगा। GOC 2 में टॉटोमेरिज्म एसिटिक स्ट्रेंथ के बाद आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जब पढ़ा देंगे ना तब GOC 2 में टॉटोमेरिज्म आता है, पूरा सब कुछ GOC 2 में अब आएगा, इसका पूरा एप्लीकेशन GOC 2 में आएगा। तो ये GOC 2 जो है ना वो एप्लीकेशन ऑफ GOC 1 है, जिसमें हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट की पहले बात करेंगे। ओके, यस सर, यस GOC सर। 2 में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। GOC 2 में सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और यहीं से शुरू होगा आपका GOC 2। आप GOC 1 के पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं। GOC 1 में जितने भी मॉडल में क्वेश्चन है, GOC 2 को अलग कैटेगराइज कर दिया उसने, GOC Yes, 1 sir. वाला पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्लास से ये हो जाएगा आपका। सर एक मिनट, थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ करिए सर। हाँ बोलो, एक सेकंड।